So guys, here I am with lecture number 11 of our general organic chemistry. लास्ट लेक्चर जो कि कुछ गैप हो गया थोड़ा कुछ दिनों का, उसमें हमने बात की थी एरोमेटिसिटी की। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन किया गया था। उससे पहले पूरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपको पढ़ा चुका हूँ 10 लेक्चर्स में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब जितने भी हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े हैं सबका एप्लीकेशन वाला पोर्शन आज कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज अच्छे से फॉलो करो। राइट फ्रॉम पार्ट 1 अगर आप फॉलो करते हो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की। देखो कैटायन की स्टेबिलिटी में आपको क्या चीज ध्यान रखना है। जब भी हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखो कि कोई भी जो चार्ज है, भले वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, कैसा भी चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको कम रखना है, तब वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम रखना है। पहला गोल्डन स्टेटमेंट आप नोट कर लो, चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम रखना है, ठीक। तो कैटायंस की बात हो, कोई मैं ऐसा रटाऊंगा नहीं आपको, ठीक है, थोड़ा लॉजिक से समझना। और एक बात और, अगर रेजोनेंस हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑलवेज बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि एक चार्ज जो अपना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, वो डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो चार्ज के डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। चार्ज के डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, और एक फिनोमेना वर्क करता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना वर्क करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के अनुसार अपने कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप पुराने लेक्चर्स अगर फॉलो करोगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। तो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन देखने का तरीका अल्फा हाइड्रोजन्स था। ये दो बातें हुई। अच्छा, एक और वीक इफेक्ट काम करता है जो हमने देखा है, इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, शिफ्टिंग बोल सकते हो आप। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट में। और देखो, जैसे कि मानो यहाँ पे बना हुआ है कैटायन सी पे प्लस, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान दो, पहला वाला स्टेटमेंट। अगर ये ग्रुप इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लस की तरफ आ रही है, तो इस प्लस की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? इस प्लस की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी। प्लस की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से आप ऐसा बोल सकते हो कि कभी भी कोई प्लस आई वाला ग्रुप है तो वो कार्बोकैटायंस को हाईली स्टेबलाइज करेगा। ये बात हुई। अच्छा, तो इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई कार्बोकैटायन में ऐसा ग्रुप लगा हुआ है बाजू में जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मतलब जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को और इंटेंसिफाई करेगा। और पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगी तब स्टेबिलिटी जो होगी कैटायन की वो डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो दो बातें हमने सीखी कि माइनस आई इफेक्ट अगर बाजू में लग रहा है कैटायन के तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ये एग्जाम्पल्स मस्ट है। देखो, ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लिया है मैंने और
इसके बाद थोड़ा मैं आपको डेटा के साथ भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को थोड़ा डेटा के साथ आप पढ़ोगे तब बेहतर लेवल पे पढ़ पाओगे आप। ठीक है, हाइड्राइड आयन एफिनिटीज वैल्यू के हिसाब से बताएंगे आपको। बट अभी फिलहाल कुछ बेसिक कैटायंस की कंपैरिजन कर लेते हैं। चलो पहला वाला बहुत आसान है, अल्फा हाइड्रोजन्स गिन लो, नंबर ऑफ अल्फा है जिसमें कम है इसमें ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन्स गिन लिया, बेसिक सा सवाल। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस लिया हूं मैं, 7-8 क्वेश्चन बहुत इजी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसको लोग कभी कभी ऐसा मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि यार यहाँ से लोन पेयर मतलब ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई लगाएगा तो स्टेबिलिटी कम कर देगा, लेकिन आप देखो ये तो रेजोनेंस हो रही है, बहुत ही प्यारा रेजोनेंस है, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें सभी एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होगी, जो कि बहुत रेयर होता है, बट अगर होता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। आप समझो लोन पेयर एटम के बाजू में अगर कैटायन बनेगा तो बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, आजू बाजू कोई भी कैटायन दिख रहा है उससे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये बढ़िया स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप का माइनस आई काम कर रहा है, और माइनस आई से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। माइनस आई यहाँ भी काम कर रहा है, नो डाउट, माइनस आई वहां भी काम कर रहा है, बट वो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो हमेशा डोमिनेटिंग होता है। रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एट लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट की बात होती है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन का तो कोई स्कोप नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई सीन नहीं है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन का सीन नहीं है तो फिर क्या देखें, तो फिर यहाँ मिथाइल, मिथाइल और CD3 इन दोनों की प्लस आई इफेक्ट अगर आपको पता है तो आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, उसमें आपको पता होनी चाहिए बात की हैवियर आइसोटोप जो होता है उसका प्लस आई पावर ज्यादा होता है, तो इसकी प्लस आई पावर ज्यादा होने की वजह से दिस विल बी मोर स्टेबल। फोर्थ में अब देखो, यहां प्लस आई देख लिए तो यहां प्लस आई देख के आंसर मत करना, ऑब्वियसली यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सीडी बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। सीडी बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सभी बातें आपको पीछे लेक्चर्स में बताई हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हो। सीडी बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। CH3 बॉन्ड का जो CH बॉन्ड है वो बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, और ये भी वन ऑफ द टॉप अच्छे कैटायंस में से आता है, टर्ड ब्यूटाइल कैटायंस। टर्ड ब्यूटाइल कैटायन ये 9 अल्फा हाइड्रोजन्स के साथ बैठा हुआ है। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स दैट अ कार्बोकैटायन कैन हैव। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बोकैटायंस अल्फा हाइड्रोजन्स इतने ही हो सकते हैं, 9। तो ये देखो ये बढ़िया है। यहां पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो ये CH2 पे प्लस है। अब कुछ बच्चों को लगता है सर ये रेजोनेंस हो रहा है, अबे वैसा रेजोनेंस नहीं होता, ऑक्सीजन की ऑक्टेट खत्म कर रहे हो आप, उस रेजोनेंस का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, वो रेजोनेंस है भी नहीं, कोई मतलब नहीं, उसको नेग्लेक्ट करो उसको। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट, और अच्छा खासा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। कार्बोनिल के बाजू में कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना, कार्बोनिल के बाजू में कभी भी पॉजिटिव चार्ज मत लगाना, माइनस आई लगा लगा के इस पॉजिटिव चार्ज को नष्ट कर देगा ये। ठीक है, नष्ट कर देगा मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे बोल रहा हूं। यहां पे देखो ये CH2 प्लस थोड़ा दूर है इसके इन्फ्लुएंस से, और डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता जाता है, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स, तो कंपैरेटिवली ये वाला बेटर है। अगला देखो, यहाँ पे इस कैटायन को देखो, आप सीधे दिख रहा है, मैं बहुत ज्यादा हाइप नहीं दूंगा ये सब चीजों को, सीधे दिख रहा है ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, आप देख सकते हो, और ये वाला जो है ये एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होगा, ये एरोमेटिक, और ये आपका एलाइलिक है। एलाइलिक भी अच्छा खासा स्टेबल होता है, लेकिन क्या एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है? जी नहीं, ये सब डेटा से पता चलेगा थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं जब इस तरह के अलग अलग क्लास ऑफ कैटायंस का कंपैरिजन करना है तो हाइड्राइड आयन एफिनिटी की वैल्यूज को एक बार पढ़ लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी कैटायन को किसी भी कैटायन के साथ उठा के कंपैरिजन हम बहुत प्रॉपरली नहीं कर सकते, लेकिन एक रफ आइडिया अगर हमको हो जाएगा तो चीजें हमारे लिए थोड़ी बेटर हो जाएंगी। तो एलाइलिक और ये तो सबसे बढ़िया ये वाला है, फिर एलाइलिक है, ये सबसे बुरा है, इन तीनों में सबसे बुरा ये। अच्छा यहाँ पे देखते हैं 7th में,
CH2+ कोई रेजोनेंस नहीं है, साइक्लोहेक्साइल की रिंग है, लेकिन यहाँ पे ये इस पोजीशन को कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, और बेंजाइलिक होने की वजह से ये मस्त रेजोनेंस कर रहा होगा। देखो यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, शानदार रेजोनेंस चल रहा है। यहाँ पे देखो तो ये यहाँ गया और यहाँ आया, एलाइलिक है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में ज्यादा बेटर कौन होता है? ऑफ कोर्स आपको देख के क्या लग रहा है? बेंजाइलिक। जी बिल्कुल, बेंजाइलिक बेहतर है, फिर एलाइलिक है, फिर ये थर्ड। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये सब तो एकदम से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेंजाइलिक एलाइलिक में बेहतर है बेंजाइलिक। देख लो, एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। पहले वाले में कैटायन डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है यार, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा ये डेटा से समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा से ही आप इसको पता लगा सकते हो क्या होता है, समझो। अभी आपको डेटा दूंगा, ये है टर्ड ब्यूटाइल कैटायन। जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन, आई गेस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, SN2 SN1 मैकेनिज्म से कुछ लिंक करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करने की जरूरत थी। तो देखो, देख के लगता है कि रेजोनेंस हो रहा है, पहले वाले में काफी अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, बेंजाइलिक कैटायन है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, मैंने मान लिया। अब दूसरे वाले में क्या, देखो दूसरे वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है, और हाइपर कॉन्जुगेशन एट इट्स बेस्ट है, और रेजोनेंस है, इससे भी बेटर रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस एट इट्स बेस्ट नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन एट इट्स बेस्ट है। मैं फिर से बताऊं, हमको अगर इसका डेटा नहीं पता होता तो हम बहुत अच्छे से इसमें कंक्लूड नहीं कर सकते। तो डेटा जो है वो ये कहता है कि जो टर्ड ब्यूटाइल है वो बहुत मार्जिनल 3 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी डिफरेंस होती है हाइड्राइड आयन एफिनिटी की, वो बताएंगे अभी। तो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन है बहुत मार्जिनली ज्यादा स्टेबल होता है देन बेंजाइलिक कैटायन। इसमें अगर थोड़ा सा भी मैं कुछ चेंज करूं, थोड़ा सा भी चेंज करूं, मतलब मान लो मैंने इसको ऐसा भी कर दिया, यहाँ पे एक इथाइल भी कर दिया, तो इथाइल करने से हुआ क्या कि एक अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया। तो थोड़ा सा भी चेंज करूं तो बेंजाइलिक इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। टॉप लेवल की आपको जीओसी पढ़ाई जा रही, आप समझे चीजों। तो मैंने क्या कहा, ये मार्जिनली कौन ज्यादा अच्छा हो जाता है? टर्ड ब्यूटाइल। लेकिन अगर आप टर्ड ब्यूटाइल में थोड़ा, अब आप ये कह सकते हो कि सर इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ गया, लेकिन भाई हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेंट होता है, बार बार कह रहा हूं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इस रेजोनेंस से ज्यादा बेटर है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे टर्ड ब्यूटाइल कैटायन एंड दिस। और अब हम बात करेंगे कुछ हाइड्राइड आयन एफिनिटी वैल्यूज की। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं हाइड्राइड आयन एफिनिटी वैल्यूज को आपको देखना किस तरह से। तो चलो, आप टॉपिक लिख सकते हो हाइड्राइड आयन एफिनिटी। तो देखो, जैसा आपने इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी पढ़ा है, और उसके बाद उसकी वैल्यू इन जनरल नेगेटिव हुआ करती थी, मतलब ये कुछ थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स हैं और कुछ नहीं, ठीक है, एनर्जी की बात होगी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी पढ़ते थे तो क्या होता था, जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तब वो इलेक्ट्रॉन के आने से जो एनर्जी रिलीज होती थी, इन जनरल रिलीज ही होती थी एनर्जी, कुछ केसेस थे जहां पे पॉजिटिव होता था वो। तो इन जनरल जब एनर्जी रिलीज होती थी तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज थी उसको हम कहते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फिर उसको हम नेगेटिव को पॉजिटिव करके उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते थे, तो उसको हम कहते थे एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। उसी से रिलेट करके देखो, यहां पे क्या है, आपके पास कोई भी कैटायन है, कोई भी कैटायन है, उसका हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्राइड से और उसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। हाइड्राइड आयन के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, और हाइड्राइड आयन को वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट ही करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपके पास ऐसा कुछ मान लो, ऐसा कुछ कैटायन H कुछ ऐसा आ गया, और इस प्रोसेस में जो डेल्टा H H माइनस कुछ भी बोल लो क्या है, तो ये मैं कह सकता हूं हाइड्राइड गेन इनथैल्पी, ऐसा बोल लो। तो हाइड्राइड गेन इनथैल्पी नेगेटिव आई, तो इसी नेगेटिव वैल्यू का जब मैं मैग्नीट्यूड करूंगा, इसी का मैं मैग्नीट्यूड करूंगा, तो उसको मैं कह रहा हूं हाइड्राइड आयन
एफिनिटी। तो इससे क्या समझ आया कि सर हाइड्राइड आयन एफिनिटी की वैल्यू मोर पॉजिटिव। मैं थोड़ा कोशिश करता हूं जल्दी पढ़ाने का, ठीक है, ताकि थोड़ा बोरिंग टाइप्स ना लगे, थोड़ा जल्दी चले चीजें, ठीक है। तो उम्मीद है आप कोप अप कर पाते होगे। मोर पॉजिटिव वैल्यू, मोर पॉजिटिव वैल्यू मतलब हाइड्राइड आयन को वो उतनी ज्यादा तेजी के साथ तो नहीं बोल सकते, स्पॉन्टेनियसली बोल सकते हैं, उतना स्पॉन्टेनियसली वो हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि मोर स्पॉन्टेनियस इज द, स्पॉन्टेनियस का मतलब काइनेटिक्स से नहीं होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब रेट से नहीं होता है, हम रेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, काइनेटिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। काइनेटिक्स जो होता है वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली डिपेंड करता है चीजों पे, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम प्रॉपर फॉर्मूलाज और उससे कर सकते हैं, बट काइनेटिक्स मोर और लेस एक्सपेरिमेंटली बात करती है चीजों की। हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी निकली, कितनी जल्दी निकली, कितनी तेज निकली, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के बीच में एक अच्छा डिवीजन है दोनों के बीच में, वो डिवीजन आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो मोर स्पॉन्टेनियस विल बी हाइड्राइड एक्सेप्टेंस। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो जितना स्पॉन्टेनियसली हाइड्राइड ले रहा है वो उतना ज्यादा अनस्टेबल था, वो उतना ज्यादा क्या था, अनस्टेबल था। अगर कोई स्टेबल है तो हाइड्राइड लेने में उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ये हमारा पॉइंट है। तो क्या बोले हम, मोर या फिर हाई हाइड्राइड आयन एफिनिटी वैल्यू, हाइड्राइड आयन एफिनिटी वैल्यू जितनी ज्यादा है या जितनी हाई है, मोर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। कैटायन उतना ज्यादा अनस्टेबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इसके बेसिस में अब आपको मैं कुछ डेटा देने जा रहा हूं और हम उस डेटा की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाँ तो चलो अपन ये हाइड्राइड आयन एफिनिटी की वैल्यूज लेते हैं। किलो कैलोरीज पर मोल में ये वैल्यूज हैं, और ये डेटाज जो है मैं रिफर कर रहा हूँ पीटर साइक्स से, क्योंकि डेटाज अपन अपने मन से तो बना नहीं सकते, तो कोई बुक का रेफरेंस ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में इतने कैटायंस के डेटाज अवेलेबल हैं फिलहाल साइक्स में, इसको देखते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस हैं वो भी बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस हैं उनकी भी, इससे क्या आप रिलेटिव स्टेबिलिटी पता कर लोगे अच्छे से। तो और ये भी समझ आएगा कौन कितना बुरा है कौन कितना अच्छा है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे CH3+ ये कैटायन आपको कैसा लगता है, देखते देखो इसके पास एक एक कैटायन पे चर्चा करेंगे बढ़िया से। पहला वाला जो कैटायन है बहुत ही बेकार कैटायन है, कुछ एंटी एरोमेटिक कैटायन से भी बुरा होता है ये तो, ठीक है। ये कभी मत बनाना रिएक्शन मैकेनिज्म्स के समय, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्लस आई लग रहा है, ना तो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ भी नहीं है, बहुत ही बुरा है। कि ये अपनी जो हाइड्राइड आयन एफिनिटी है उसकी वैल्यू काफी बड़ी है, देखो 340, बहुत ही बुरा है, देख लो। अच्छा ये इससे बेहतर होगा क्योंकि अपने पास अल्फा हाइड्रोजन थोड़े से बढ़ गए, तो ये हो रहा है देखो 274, ठीक है। अब कोई लीनियर नहीं बढ़ेगा ना, ये तो आइडिया होना चाहिए। एंड डेटा ऐसा नहीं सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है लीनियरली बढ़ेगा, कि 3 अल्फा एच है तो 40 यूनिट्स कम हो गया, तो यहाँ पे 6 अल्फा एच है तो सर 80 यूनिट्स कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अगर भरा हुआ है दिमाग से तो निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये जो डेटा ये आ रहा है 247, थोड़ा कम हो रहा है, अच्छी बात है, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। टर्ड ब्यूटाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा आप इसका डेटा याद भी रख सकते हो, थोड़ा काम आएगा। टर्ड ब्यूटाइल काफी फेमस है, इसका कंपैरिजन दूसरों से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है 3, ये देखो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और साथ ही ये एलाइलिक पोजीशन पर है, रेजोनेंस भी कर रहा है। तो ये जो है ये टर्ड ब्यूटाइल से भी बेहतर है, 225। जी हाँ, ये टर्ड ब्यूटाइल से बेहतर है। नॉर्मल एलाइलिक जो है वो टर्ड ब्यूटाइल से बेहतर नहीं होगा, लेकिन एलाइलिक विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स विल बी बेटर देन टर्ड ब्यूटाइल। ये आप दिमाग नहीं लगा सकते, डेटा है ये, ठीक है।
लेकिन फिर भी कंपैरिजन हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें और इसमें देखो, यहां भी CH3CH3, यहां भी अल्फा एच है, तीन नहीं सॉरी, तीन नहीं, यहां भी अल्फा एच है देखो। अब यहां पे देखो CH3CH3 फिर से 6 अल्फा एच, सिमिलर ही तो लग रहा है ये। देखो एलाइलिक पर 6 अल्फा एच, एलाइलिक पर 6 अल्फा एच, बराबर ही होंगे 225, वैल्यू सेम एग्जैक्टली। अच्छा अब इसमें देखो थोड़े से अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए, थोड़े से अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए, जी हाँ, वैल्यू चले गई 237, मतलब अब ये टर्ट ब्यूटाइल से बुरा है। इसके रिस्पेक्ट में देखो, अब ये टर्ट ब्यूटाइल से बुरा है। अच्छा यहाँ पे देखो अब अल्फा एच और भी खत्म हो गए, तो ये है 256 एलाइलिक, जिसको आप बहुत ही अच्छा मानते हो, मन में एक इमेज होता है एलाइलिक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भी नहीं है, देखो कितना बुरा है इसके कंपैरिजन, ये बहुत ही बुरा। विनाइलिक, ध्यान रखना मेरी बात को, sp2 कार्बन पर कभी भी प्लस नहीं लाना, कभी भी sp2 कार्बन पे माइनस मत लाना, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत बुरी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले रीजन से आप समझ सकते हो कि sp2 कार्बन है, ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं लाते। तो ये वैल्यू देखो 287 जा रही है। नाउ दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, वैल्यू 223 अच्छी खासी है, अभी तक का सबसे अच्छा कैटायन हमको मिला है 223, देख लो अभी तक का सबसे अच्छा कैटायन मिला है। लेकिन जितना हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपन इसको मन में सोचते हैं, उतना भी ज्यादा कुछ बिहेवियर दिख नहीं रहा है इसके और इसके कंपैरिजन में, लगभग कंपैरेबल है, क्योंकि क्या है ना, 3 मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड है तो फिर एंगुलर स्ट्रेन वगैरह, ऊपर से sp2 कार्बन आ रहा है 3 मेंबर में, तो एक स्ट्रेन भी है, उसकी वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन एरोमेटिक है और एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ गई है। अब यहाँ पे देखो एंटी एरोमेटिक बुरा होगा जी, बिल्कुल बुरा होगा, बहुत बुरा होगा 258, लेकिन आप देखो एंटी एरोमेटिक और एलाइलिक कंपैरेबल है, कंपैरेबल है, इसका कोई मैं रीजन नहीं दे पाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी एंटी एरोमेटिक बुरा है, बुरा है इसके रिस्पेक्ट में। अब क्या आपको ऐसा याद रखना होगा कि सर विनाइलिक और एंटी एरोमेटिक याद रखें, नहीं जरूरत है, ऐसा कुछ भी उटपटांग सा याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब इन कैटायंस को देखते हैं, अब इन कैटायंस की बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मेंबर्ड, हाईली स्टेबल, बिकॉज अब यहां स्ट्रेन भी कम होगा एज कंपेयर टू दिस एरोमेटिक रिंग। ये वैल्यू आ रही है 200, अभी तक का सबसे अच्छा कार्बोकैटायन, ठीक। अब ये देखो फिनाइलिक, sp2 पे फिर प्लस, मैंने बोला ही है बहुत बुरा होता है ये, 298, 298 देखो अभी तक का सेकेंड मोस्ट, हाँ सेकेंड सबसे बुरा वाला कैटायन। अच्छा इसमें और इसमें कंपैरिजन सर याद रखना है क्या, विनाइलिक और फिनाइलिक में सर याद रखना है क्या, रख सकते हो, अच्छा कंपैरिजन है। यहाँ पे एक लॉजिकल भी है, क्योंकि ये बहुत सारे sp2 कार्बन्स हैं और sp2 कार्बन्स बहुत सारे होने की वजह से थोड़ा बहुत माइनस आई क्रिएट कर रहे होंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक बाजू में sp2 कार्बन है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि फिनाइल थोड़ा और बुरा होगा एज कंपेयर टू विनाइलिक से, देख लो 298 हो जा रहा है। अब इसका कंपैरिजन ऐसे देखो, दिमाग ऐसे मत सोचना सभी डेटाज याद करने, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये मत सोचना सर CH3 प्लस और इसका कंपैरिजन आ सकता है क्या, ऐसे नहीं आ सकता है कुछ भी उठा के किसी का। लेकिन आप एक बार रफली इसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, और जिस जिस चीजों पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान रखना। अच्छा अब इधर देखें, CH2 प्लस बहुत ही बढ़िया शानदार बेंजाइलिक है ये, शानदार बेंजाइलिक 233 जहां तक इसकी वैल्यू होती है, जी हाँ 233। तो देखो इस टर्ड ब्यूटाइल और बेंजाइलिक में, पिछली स्लाइड में आपको बताया था मैंने कि बहुत कंपैरेबल होते हैं, बट बेंजाइलिक थोड़ा बेहतर है। अब देखो बेंजाइलिक में मैंने CH3 लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है इसका इसके साथ। मैंने ये भी कहा था कि बेंजाइलिक को थोड़ा अगर अच्छा कर दो या फिर टर्ड ब्यूटाइल को थोड़ा बुरा कर दो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत मार्जिनल डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो ये ऑब्वियसली इससे तो बेटर होगा ही, साथ ही साथ ये टर्ड ब्यूटाइल से भी बेटर हो जाता है, 226 है, और ये फर्दर और बेटर 220 है। तो ये कुछ हाइड्राइड आयन एफिनिटीज के डेटा हुए। अब कुछ और कैटायंस आपको बताऊंगा, कुछ और स्पेशल कैटायंस, और इसके साथ हमारी कार्बोकैटायंस की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और जो कंपैरिजन है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कुछ और कैटायंस देखते हैं। आप इसका
चाहो तो इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो, देखो पूरे डेटाज है, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हो, काम आएगा ये। चलो ठीक है। तो अब हम इस कैटायन की बात करते हैं। यह आपको मैंने डांसिंग रेजोनेंस के अंदर पढ़ाया हुआ है, इसका डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कैटायन हाईली स्टेबल होता है। इधर की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ शानदार इंटरेक्शन करती है, और इस इंटरेक्शन का रिजल्ट ये होता है कि अपने पास कुछ ऐसा स्टेबलाइजेशन आता है, ठीक है, कुछ ऐसा स्टेबलाइजेशन आता है इधर से, और यही इधर वाला सिग्मा क्लाउड भी इधर इंटरेक्ट कर सकता है। ये मैंने आपको डांसिंग रेजोनेंस वाली लेक्चर में पढ़ाया, आई गेस लेक्चर 5 या 6 होगा, देख लेना। तो ये इधर आएगा, सॉरी ये इधर है, ठीक है, तो ये प्लस। तो ये जो कैटायन है ना ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसका एक्चुअल डेटा, ट्रस्टेड डेटा मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं दे रहा हूँ, वो जो डेटा है उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं मुझे। तो ये हाईली स्टेबल कैटायन है। बट मैं आपको बता दूं कितना अच्छा है ये। क्या ये एरोमेटिक से भी अच्छा है? जी हाँ, अगर एरोमेटिक से अच्छा है तो अब आप समझ लो, मतलब ये इससे भी अच्छा है, ठीक है, ये इससे भी अच्छा है। तो अब आप बाकियों से तो कंपैरिजन देख ही सकते हो, बाकियों से तो अच्छा होगा ही। मतलब अगर मैं बात करूं, ये देखो, अगर मैं कुछ बहुत ही शानदार कैटायंस की बात करूं, तो इसी साइक्लोप्रोपाइल की रिंग को मैं 3 बार अगर यूज करूं लाइक दिस, और यहां कैटायन बनाऊं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस दैट वी कैन हैव। हाँ, इससे भी स्टेबल हो सकता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, कुछ एक स्टैंडर्ड कैटायन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस दैट वी हैव, ये 2 लगा दो तो थोड़ा कम हो जाएगा। 3 की है ना, ये 3 की ही है ये, यहाँ पे H। अच्छा, 1 लगा दो तो भी बढ़िया है, बुरा नहीं। अच्छा, और ये फिर आएगा, इसके बाद आएगा अपना ये 7 मेंबर वाला एरोमेटिक कैटायन, जो कि काफी अच्छा था, बट ये लोग इससे भी बेहतर है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास इसका फिलहाल, बट इतना आपके लिए काफी है, ये ऐसा है। और इसके बाद एक और बात बता रहा हूं मैं, देखो, अगर जब हम बेंजाइलिक बनाते हैं ना, बेंजाइलिक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी एक एक चीज बता रहे हैं यार। देखो अभी इस लेवल की पढ़ाई आपको मेरे को नहीं लगता बहुत आसानी से कहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से फायदा उठाएं इतनी क्लैरिटी के साथ। ये देखो, ये बेंजाइलिक है, लेकिन क्या लगता है सर, इसमें और इसमें तो ये अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये 3 वाला रेजोनेंस है, और यहाँ पे जो आपका डांसिंग रेजोनेंस है, माना वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक ही तरफ से हो रहा है, मतलब एक ही अपने पास साइक्लोप्रोपाइल का रिंग है। बट मैं आपको बता दूं, इससे कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा। डेटा कह रहा है ये, आप इसको याद रखें। कारण भी बता देता हूं मैं। ऐसा मैं मान सकता हूं कि ये जो 3 बेंजाइलिक या फिनाइल के रिंग्स हैं, इसके लिए बहुत अच्छे पॉसिबिलिटी ये नहीं है, मतलब उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि ये तीनों एक ही प्लेन में रह पाए। बल्कीनेस की वजह से काफी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है ये, और ये सभी एक ही प्लेन पर रह पाए उसकी संभावनाएं थोड़ी कम नजर आती है, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे डेंगल करेंगे, जिसकी वजह से जो रेजोनेंस जितना शानदार हमको लग रहा है कि होगा, वो नहीं हो पाएगा। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि क्यों इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम है। तो आपको कार्बोकैटायंस से रिलेटेड सभी चीजों को बताने की कोशिश किया हूं। हाँ, लेकिन ये फिर भी आपका जो टर्ड ब्यूटाइल है ना, उससे बेहतर होगा। हाँ, ये भी ध्यान रखें, टर्ड ब्यूटाइल से बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा तो बेहतरी आई है ना इसमें। टर्ड ब्यूटाइल से बेहतर होगा, जी हाँ। अगर 2 रिंग भी लगा दोगे ना तो भी टर्ड ब्यूटाइल से बेहतर होगा बेटा। ये देखो, यहाँ फिनाइल की 2 रिंग्स भी लगाओगे तो भी ये टर्ड ब्यूटाइल से बेहतर होगा। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट कार्बोकैटायन। आप शेयर करो वीडियो को यार, काफी मेहनत से ये चीजें लेके आते हैं आपके लिए, तो आप वीडियो को शेयर करें। ओके, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज थिंग्स।